हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जुपिटर क्लासेस एजुकेशन एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम एमपी पुलिस की एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें आज हम लोग पार्ट सेकंड लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार कंटेंट दिखा देता हूं। इस कंटेंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आइए हम देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए बिल्कुल इस वीडियो को देखने के लिए और इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए। ओके, तो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है कि राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे। तो आपके सामने ऑप्शन है सातवाहन, पेशवा, परमार या शक। तो राजा भोज परमार वंश का हिस्सा थे। क्लियर है। आइए इनके बारे में हम कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। राजा भोज परमार वंश के 9वें शासक थे। क्लियर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। जब राजा भोज ने मध्य प्रदेश की राजधानी को बसाया था तब इसका नाम भोजपाल नगर था, जो कि कालांतर यानी कि बाद में भूपाल और फिर भोपाल हो गया। ओके, अब देखिए, राजा भोज के द्वारा ही भोपाल का भोजताल, जिसे बड़े तालाब यानी कि अपर लेक के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के द्वारा यह बनवाया गया था। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत का राष्ट्रपति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष, 45 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। भारत के राष्ट्रपति की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ओके, आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च अधिकारी होता है। क्लियर। उसे देश का प्रथम नागरिक एवं सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भारत में जो राष्ट्रपति होता है वह प्रथम व्यक्ति होता है और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी राष्ट्रपति को कहते हैं। क्लियर है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ओके, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जैसा कि आपको फोटो में दिख भी रहे होंगे। ओके, अब देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पे राष्ट्रपति से रिलेटेड लगभग सारे अनुच्छेदों को लेने की कोशिश की है, पर कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें याद करना होगा। जैसा कि अनुच्छेद 52, देखिए ये 52, 53, 54 जो लिखा हुआ है यह आर्टिकल लिखे हुए हैं। ओके, तो आर्टिकल नंबर 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 52 में ऐसा लिखा गया है। ओके, अब देखिए 53 क्या है? तो 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 54 के तहत होता है। ओके, देखिए जो रेड है ना, इन्हें आपको कंपलसरी याद कर लेना है क्योंकि एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 55 के तहत क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 58, इसे याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता के बारे में बात की गई है। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की जो योग्यता है किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल नंबर 58। ओके, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, 59 हो गया। और देखिए आर्टिकल नंबर 60 जो है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा लेने की बात कही गई है। और 61, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो आर्टिकल नंबर 61। ओके, देखिए और भी काफ़ी ये सब बहुत सारे अनुच्छेद हैं, पर आपको यहाँ पे आर्टिकल नंबर 72, 78, 123 और 143 याद कर लेने हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति एवं कुछ मामलों में सजा कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान होती है। यानी कि राष्ट्रपति क्षमा दान किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो 72 के तहत करते हैं। ओके, 78 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। यानी कि अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राष्ट्रपति को जानकारी दें। क्लियर है। 123 के तहत क्या होता है कि संसद के 17
17 वर्षांत के समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। यानी कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है, तो 123 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की आज़ादी। यानी कि मतलब कि अनुच्छेद 143 जो है कि राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पर। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पसारी बांध कहाँ स्थित है, उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में या भोपाल में। तो इसका राइट आंसर होगा कि पसारी बांध ग्वालियर में है। ओके, नेक्स्ट इसके कुछ हम तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं कि सॉरी इसके रिलेटेड मैं कोई तथ्य लेके नहीं आ पाया हूँ, सॉरी, पर कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। तो पहासरी बांध कहाँ स्थित है, तो पहासरी बांध ग्वालियर में स्थित है, आप इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ओके, देखिए भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, इन्हें ध्यान से याद करते हुए चलिएगा। अब देखिए राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। क्लियर है। लोकसभा अस्थायी होता है, राज्यसभा स्थायी होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिस पहाड़ी पर शिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है कौन सी पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, काकड़ी बर्दी की पहाड़ी, मिजो पहाड़ी या केवल पहाड़ी। देखिए ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया हुआ है, मैंने एग्जैक्ट बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज उठाई है, क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी किया है क्वेश्चन, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके और हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो शिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो शिप्रा नदी का उद्गम काकड़ी बर्दी पहाड़ी से होता है। आइए इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छिपे हुए हैं। यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है, पहला। क्लियर है कि यह शिप्रा नदी जो है यह भारत की पवित्र नदियों में से एक है। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। ध्यान दीजिएगा, उज्जैन में जो मेला लगता है जिसे हम कुंभ का मेला कहते हैं, कुंभ के मेले को ही सिंहस्थ का मेला कहते हैं, क्योंकि कुंभ के मेले 4 जगह लगते हैं जिन्हें महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। लेकिन सिंहस्थ कुंभ सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में जो लगता है शिप्रा नदी के किनारे, उसी को कहा जाता है सिंहस्थ कुंभ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कुंभ का पर्व हर 12 वर्ष के अंतराल पर चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। देखिए हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे लगता है मेला कुंभ का। ओके, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे हैं, जिसे हम लोग सिंहस्थ के नाम से जानते हैं। नासिक में गोदावरी के किनारे और इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा यमुना और सरस्वती नदी मिलती है, वहां लगता है। क्लियर है। अब देखिए 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे भारत में, जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में हैं और जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग दो जो हैं शिवलिंग, शंकर जी की जो ज्योतिर्लिंग हैं वो 2 हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें से एक महाकालेश्वर उज्जैन में ही है। क्लियर। अब देखिए कि यह इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की काकड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है। कौन, शिप्रा नदी, और 196 किलोमीटर बहने के बाद चंबल में मिल जाती है, और चंबल में मिल जाती है, और चंबल नदी जो है हमारी यमुना में मिल जाती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में स्थापित है। तो इसका आंसर आपको देना है कोलकाता में, हैदराबाद में, अमृतसर में या दिल्ली में। तो दुनिया का पहला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा अमृतसर में। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बारे में कि विभाजन संग्रहालय होता क्या है। तो विभाजन संग्रहालय लाखों लोगों की कहानियां और आदात, मतलब कि उनकी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए पूरी दुनिया में एक संग्रहालय खोला गया, जो कि
पूरी दुनिया में नहीं कह सकते, मतलब अपने अमृतसर में पहला संग्रहालय खोला गया था जो कि हमारे भारत का था, और जिसमें से एक निर्मम विभाजन के खूनी परिणामों को दर्शाया गया है। हाल ही में यह संग्रहालय अमृतसर के टाउन हॉल में खोला गया है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का पहला विभाजन संग्रहालय किस शहर में है, तो यह अमृतसर में है। क्लियर है, तो विभाजन संग्रहालय क्या होता है, तो लाखों लोगों की कहानियां इस संग्रहालय में होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जमीन के रिक्त स्थान में पानी गिरने की प्रक्रिया खाली स्थान कहते हैं। मतलब कि जमीन में जो दरारें होती हैं उनके बीच में पानी जो घुस जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहलाता है वो? अवक्षय, अंतःस्पंदन, संरक्षण या वर्षा जल संग्रहण। ऐसा ही क्वेश्चन एमपी पुलिस में आया हुआ है। ओके, हो सकता है आपको ये लैंग्वेज समझ में ना आ रही हो, या हो सकता है आपको यह क्वेश्चन सरल लग रहा हो, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आया है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर होगा कि जमीन में जो पानी रिक्त स्थान होता है उसके बीच में जो पानी गिरता है तो उसे हम अंतःस्पंदन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतःस्पंदन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, रोग जो संक्रामक नहीं है। संक्रामक का मतलब होता है जो हवाओं के माध्यम से नहीं फैलता हो या छूने से, है ना, तो इस तरह से या पास बैठने से जो ना फैलता हो उसे हम संक्रामक कहते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि वह रोग कौन सा है जो संक्रामक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। कैंसर, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम या हैजा। तो इसका राइट आंसर होगा कैंसर। रोग जो संक्रामक नहीं है, तो कौन सा रोग संक्रामक नहीं है इसके ऑप्शन के हिसाब से कि कैंसर जो है वह संक्रामक नहीं है। इसके बारे में देखिए हम और भी आगे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, देखिए जैसे वायु जनित रोग यानी कि वायु के माध्यम से फैलता है, तो वायु जनित रोग यानी कि एयरबोर्न डिसीज वे बीमारियां हैं जो वायु के माध्यम से फैलती हैं। जब रोग उत्पन्न करने वाले वायरस या बैक्टीरिया वायु के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उसमें संक्रमण फैलने का खतरा होता है। अब देखिए संक्रमण के द्वारा संक्रामक रोग जो हैं इनमें से सबके लगभग मैंने नाम लिख दिए हैं, जैसे कि छोटी माता हो गई, चेचक हो गया, हैजा हो गया, डेंगू, ज्वार, हाइपोटाइटिस होते हैं कई प्रकार के, इन्फ्लुएंजा, कुष्ठ रोग, मलेरिया, खसरा, प्लेग, टिटनेस, एड्स, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, इनमें जो नाम लिखे हैं संक्रामक का मतलब होता है या तो हवाओं के माध्यम से या छूने से, ठीक है ना, या किसी के संपर्क में आने से फैलते हैं, इन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। क्लियर। स्वाइन फ्लू हो गई, पोलियो हो गया और कोरोना वायरस भी, जो कि आज का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संक्रामक रोग में आता है कोरोना वायरस भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से, यानी कि ये जो चार ऑप्शन है इसमें से अंग नहीं है। हृदय, मस्तिष्क, यकृत या पेशी। तो इसमें से राइट आंसर होगा कि पेशियां जो होती हैं वह अंग नहीं कहलाती हैं। क्लियर है, क्योंकि वह पेशियां कहलाती हैं, वो अंग नहीं कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नरम तने वाले पौधे को कहा जाता है। तो नरम तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो नरम तने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो साग कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं। यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, 18 सितंबर 2017 के प्रथम शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। क्लियर है, तो इसका आंसर मैंने क्या बताया कि नरम तने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो साग कहते हैं। ओके, अब देखिए कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, यानी कि जो जड़ होती है वहीं से शाखाएं निकलने लगती हैं। तना जो होता है कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है और इन्हें झाड़ी कहते हैं। ओके, और साग क्या होता है, तो साग देखिए हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को साग कहते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, गेंदा हो गया, है ना, तो इन्हें हम साग कहते हैं। बाकी आपको यहाँ पेड़ दिख रहा है फोटो में, आप इसे देख सकते हैं कि पेड़ के किस हिस्से को क्या कहा जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि ये जो ऑप्शन है ना, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। नीचे आपको ऑप्शन दिया है कि सिर्फ 3 और 4, सिर्फ 2 या 3, सिर्फ 1 या 2, या सिर्फ एक या दो, या सिर्फ 1 या 4। यानी कि नीचे ऑप्शन, यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से 2 ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के हैं और 2 ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन के हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन से ऑप्शन होंगे जो भौतिक परिवर्तन के हैं। क्लियर है, तो आप
थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, क्योंकि इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न बहुत होता है। सो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ। देखिए, इसमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन जो दिया है नीचे 3 और 4, यानी कि सिर्फ 3 और 4 जो है वो भौतिक परिवर्तन है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन का दहन होना और फलों का काटना और जल का उबलना, यह भौतिक परिवर्तन है। इसके बारे में हम आगे चर्चा कर लेते हैं। क्लियर है? देखिए, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला पदार्थ रासायनिक गुणों तथा संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। यानी कि जिस अवस्था में वह पहले था उस अवस्था से बदलकर एक नई अवस्था में चला जाता है, यह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में और क्या होता है कि सामान्यतः प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि कोई पदार्थ है, वो जिस अवस्था में अभी है और उसमें रासायनिक क्रिया हुई है तो बनकर कुछ नया बन गया है, तो वो पुनः फिर से उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। यानी कि यह परिवर्तन स्थायी होता है, यानी कि एक बार बदलने के बाद दोबारा उसी रूप में वापस नहीं हो सकता, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन में कोई चीज़ जो होती है वो परिवर्तित होकर एक नया पदार्थ बन जाती है। जैसे कि आपको रासायनिक परिवर्तन में इसमें कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि दूध से जब दही बन जाता है तो फिर से आप दही से दूध नहीं बना सकते हो। कागज जलकर राख बन जाती है तो फिर से उस राख का आप कागज नहीं बना सकते हो। लोहे की जो परत होती है वो जंग में बदल जाती है। क्लियर है? फिर से आप उसे उसी रूप में लोहे जैसे पहले था उस तरह से आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। अगरबत्ती आप देखते हैं कि जल जाती है, जल की वो राख बन जाती है, फिर से आप उसे अगरबत्ती के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूध जो होता है वो फट जाता है तो फिर से आप उसे सही नहीं कर सकते हो। यह कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्लियर है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि पदार्थ के केवल भौतिक गुणों जैसे कि उसकी अवस्था में, रंग में, गंध में आदि में परिवर्तन होता है, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन का कारण हटाने पर, ध्यान दीजिएगा कि परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि देखिए, बर्फ होता है, इसमें आप परिवर्तन होगा तो बर्फ से जल बन जाएगा, है ना, जल से वाष्प बन जाएगी और फिर से वो वाष्प जल बन जाएगा। यानी कि यह परिवर्तन जो शुरू में पदार्थ था वो फिर से बन गया। अब देखिए, जैसे बर्फ का जल बनना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। मोम जो पिघल जाती है, मोम का पिघलना, मोम पिघल जाती है फिर से वो मोम बन जाती है। ठीक है? नमक जो होता है, नमक का घुलना, फिर से नमक घुल गया, फिर से आप उसे प्राप्त कर सकते हो उसी रूप में। बल्ब का जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इस कॉन्सेप्ट आप थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के लिए हमारा यह वीडियो पर्याप्त है और फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो आपको देखने में भी बोरिंग लगता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा और हम नेक्स्ट पार्ट में अपना पार्ट 3 लेके आएंगे। वहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।